पिछले वीडियो में हमने विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो पढ़ा था। तो सबसे पहले विद्युत जनित्र की खोज है वो माइकल फेराडे ने की थी। और विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है वो इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कोयला दहन, नाभिक के दहन, तो सौर ऊष्मा संयंत्र है। इसके द्वारा जब पानी को वाष्प में बदलकर टरबाइन को घुमाया जाता है तो इससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो किया जाता है। अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस किस प्रकार किया जा सकता है, देखो पहला है इसमें कोयला संयंत्र। कोयला संयंत्र क्या होता है, देखो इसमें कोयले में स्थित रासायनिक ऊर्जा का दहन कर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। यानी कोयले का दहन किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, जिससे इसमें कोयले में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इस ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है। यह भाप टरबाइन को घुमाती है और इस टरबाइन से जुड़ी हुई जनित्र से विद्युत का उत्पादन होता है। तो कोयला संयंत्र में विद्युत का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है वो समझो। कोयले में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा का दहन कर ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो जो ऊष्मा मिलेगी उस ऊष्मा को पानी को भाप में बदला जाएगा। ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है। यह भाप है वो टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन के घूमने से जुड़ी जनित्र से ऊर्जा का उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा है ये बनती है। तो यह है कोयला संयंत्र। विद्युत ऊर्जा उत्पादन में एक नंबर पॉइंट कोयला संयंत्र। दूसरा पॉइंट है नाभिकीय संयंत्र। इसमें नाभिकीय विखंडन से उस प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा से पानी को भाप में बदला जाता है। यानी नाभिकीय विखंडन से जो ऊष्मा बनेगी उस ऊष्मा से पानी को भाप में बदला जाएगा और भाप से टरबाइन को घुमाया जाएगा और टरबाइन के घूमने से जनित्र से टरबाइन से जुड़े जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है। तो टरबाइन से जुड़े जनित्र से विद्युत का उत्पादन है वो किया जाएगा। ठीक है। कोयला संयंत्र नाभिकीय संयंत्र है दोनों एक ही चीज। कोयला संयंत्र में तो कोयले से ऊष्मा प्राप्त की जाएगी और नाभिकीय संयंत्र में नाभिकीय विखंडन से ऊष्मा प्राप्त की जाएगी। फिर जो ऊष्मा प्राप्त की जाएगी इन दोनों में ही ऊष्मा से पानी को भाप में बदलेंगे, भाप से टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन से जुड़ी हुई जनित्र से विद्युत है वो प्राप्त कर लेंगे। तो ये दोनों हो गए कोयला संयंत्र और नाभिकीय संयंत्र। तीसरा पॉइंट आता है जल विद्युत संयंत्र। देखो जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, इसमें इसे बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। यह नदी के ऊपर है, बांध बनाया जाता है और बांध बनने के कारण पानी की स्थितिज ऊर्जा है उसका मान बढ़ जाता है। इस ऊर्जा को पानी की गतिज ऊर्जा में बदलकर, यानी स्थितिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है फिर इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है और गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन को घुमाया जाता है। यानी ऊंचाई से पानी है वो टरबाइन पर गिराते हैं जिससे टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने से इससे जुड़े जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है और टरबाइन के घूमने से इससे जो जनित्र जुड़ता है जनित्र से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट है जल विद्युत संयंत्र। चौथा पॉइंट है पवन ऊर्जा संयंत्र। देखो पवन ऊर्जा संयंत्र क्या होता है, पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन करता है। यानी पवन ऊर्जा संयंत्र में पवन चक्कियां लगाई जाती है। जो ऊंचाई पहाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जहां पर तेज हवा चलती है वहां पर पवन चक्की लगाई जाती है। और पवन चक्की में क्या होता है, हवा की गतिज ऊर्जा से हवा जब तेज चलती है तो पवन संयंत्र है उसके ऊपर जो पंखा लगाता है वो घूमता है, उसके घूमने से टरबाइन को घुमाया जाता है और जिससे टरबाइन है वो जनित्र द्वारा जुड़ा रहता है और जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह नवीकरणीय स्रोत वातावरण के लिए हितकारी है। यानी इस पवन ऊर्जा संयंत्र से जो विद्युत ऊर्जा बनती है उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगला पॉइंट है सौर ऊष्मा संयंत्र। अगला पॉइंट है सौर ऊष्मा संयंत्र। देखो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस की सहायता से केंद्रित करके इसे ऊष्मा में बदला जाता है। इस ऊष्मा से पानी में भाप में बदलकर टरबाइन घुमाया जाता है
टरबाइन घुमाया जाता है तथा इससे जुड़े जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन करते हैं। यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें है, ऊर्जा है, उसको लेंस की सहायता से एक जगह केंद्रित करते हैं, जिससे ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। सूर्य की ऊर्जा वो उष्मा में बदल जाएगी। फिर इस उष्मा से पानी को भाप में बदला जाएगा और पानी को भाप में बदलकर टरबाइन को घुमाया जाएगा और इससे टरबाइन से जुड़े जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन है वो हो जाएगा। तो ये कौन सा है? सौर उष्मा संयंत्र। अगला है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। इन संयंत्रों में खुली जगह या छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। यानी इन संयंत्र के अंदर खुली जगह पर या छतों के ऊपर सौर पैनल लगाए जाते हैं। इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। ठीक है, जो सौर पैनल लगते हैं खेतों में, घरों की छत पर, खुली जगहों पर, इन प्लेटों के अंदर वोल्टीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल लगे होते हैं। सूर्य की किरण जब पैनल के सेल पर आपतित होती है, यानी सूर्य की किरण जब पैनल के सेल पर गिरेगी तो ये सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले आते हैं। ये आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परिपथ में विद्युत प्रदान करते हैं। वर्तमान में इस तरह के छोटे छोटे संयंत्र घरों की छतों पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही दोहरा विद्युत मीटर भी लगाए जा रहे हैं। दोहरा विद्युत मीटर की खासियत है कि जो खेतों में, घरों में जो विद्युत ऊर्जा सौर पैनलों से उत्पादित होती है, तो जो विद्युत ऊर्जा हमें जितनी खर्च करनी है वो तो एक मीटर के द्वारा हमारे घरों में पहुंच जाती है और दूसरे मीटर से हम उस विद्युत ऊर्जा को किसी और जगह पर भी पहुंचा सकते हैं। तो दोहरा मीटर है वो भी इसके अंदर लगाया जाता है। अगला पॉइंट है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण देखो, इसके अनुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है कि कोई भी निकाय है, कोई भी परिवेश है, उसमें ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। यानी ऊर्जा है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, यानी ऊर्जा तो न तो बनाई जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ लाइन का? ऊर्जा को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। यानी ऊर्जा संरक्षण का अर्थ से क्या है कि किसी विलगित निकाय में ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है वापिस समझ लो। इसके अनुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से जोड़कर दूसरे सिरे पर अहम द्रव्यमान का गुटका जोड़ देते हैं। यानी एक स्प्रिंग ली, उसके एक सिरे को एक दीवार से जोड़ दिया तो दूसरे सिरे पर एक गुटका लगा दिया अहम द्रव्यमान का। स्प्रिंग को संपीड़ित करने के लिए गुटके को दीवार की तरफ वेग देते हैं। अब स्प्रिंग को संपीड़ित करना है तो गुटके को दबाएंगे दीवार की तरफ, तब गुटके की गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। उस ऊर्जा से गुटका स्प्रिंग को अक्ष दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। यह स्प्रिंग नियतांक k होते हैं। इसकी स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx² होगी।
इस स्थिति ऊर्जा के कारण इस स्थितिज ऊर्जा के कारण स्प्रिंग पुनः साम्यावस्था स्थापित करने के लिए गुटके को विपरीत दिशा में v वेग से गति देती है। इस कारण गुटके की गतिज ऊर्जा देती है। इस कारण गुटके की गतिज ऊर्जा वापिस 1/2 mv² हो जाती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण गुटका साम्यावस्था से आगे चला जाता है। इस दौरान भी दोनों ऊर्जाओं का रूपांतरण उसी प्रकार होता है जैसे संपीड़न में होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या बताया हुआ है, देखो ये डायग्राम में से समझने का प्रयास करो। ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार से ये स्प्रिंग लगा दी। अब स्प्रिंग पर एक गुटका लगा दिया m द्रव्यमान का। अब इस गुटके को इस दीवार की ओर संपीड़ित करेंगे, तो इसको दीवार की ओर लेकर जाएंगे, तब इसका वेग है v। वेग क्या है इसका? v। इसका वेग v हो गया, तो इसकी जो दीवार की ओर गति कराएंगे इसको, तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, अब माना कि इसको हमने संपीड़ित किया और यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान ली हमने अक्ष है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जब वो पहुँच गया, तो इस स्थिति में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, ये तो है गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर आएगी स्थितिज ऊर्जा। तो इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2 kx²। और इस स्थितिज ऊर्जा के आने के बाद जब इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे, छोड़ते ही वापिस गुटका है वो इधर की ओर गति करेगा। इधर की ओर गति करेगा तो ये जिस जगह पर था उससे भी थोड़ा सा आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तब यह आगे की ओर जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्थिति के कारण v का मान तो 0 होगा इसका, क्योंकि ये यहाँ पर ही रुक गया, तो v का मान 0 है। लेकिन जैसे ही आगे की ओर जाएगा तो v का मान वापस बढ़ेगा, तो वापस गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। तो ये यहाँ पर बताया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर कि स्प्रिंग को दीवार से जोड़ देते हैं, एक गुटका जोड़ देते हैं, फिर स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं v वेग से, और संपीड़ित करेंगे v वेग से, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। फिर गुटका है वो अक्ष दूरी तक विस्थापित हुआ, तो इसका स्प्रिंग नियतांक k है, तो उस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 kx²। ठीक है, फिर गुटका इस स्थिति से वापस जहाँ पर था वहाँ पर आने का प्रयास करेगा, वहाँ पर प्रयास करेगा तो वापस v वेग लगेगा, और वापस इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। ठीक है, तो इस प्रकार इस पूरी ऊर्जा में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। यानी ये पूरा प्रक्रम हुआ है, यानी पहले स्प्रिंग को संपीड़ित किया, फिर वापस छोड़ा तो आगे गया, फिर वापस साम्यावस्था पर आया, तो पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया के अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो स्थिर रहता है। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार कुल ऊर्जा भी नियत रहती है। यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और एवं गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। अतः स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा ईपी यानी स्थितिज ऊर्जा एनर्जी पोटेंशियल, व डेल्टा ई के यानी एनर्जी काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा हो, तो डेल्टा ईपी बराबर डेल्टा ई के, यानी जितनी गतिज ऊर्जा होगी उतनी ही जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी। यानी ये है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और इन दोनों का मान है वो हमेशा 0 ही आएगा। यानी ये दोनों बराबर है, इन दोनों का मान कितना आएगा? 0। या कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर, कुल यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है EM कुल एनर्जी मैकेनिकल इज इक्वल टू एनर्जी पोटेंशियल प्लस एनर्जी काइनेटिक, यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। वास्तविकता में पूर्ण चक्र में यांत्रिक ऊर्जा कम ही आ जाती है। इस ऊर्जा में कमी असुरक्षित बलों के द्वारा
ऊर्जा के कुछ भाग को ध्वनि उष्मा आदि में बदल दिए जाने के कारण होती है। इस कारण निकाय की ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। यानी जब ये क्रिया होती है तो ऊर्जा का जो मान है उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है। कमी क्यों आती है? क्योंकि कुछ ऊर्जा है वो घर्षण में या कुछ ध्वनि में या अन्य रूप में बदल जाती है, लेकिन ऊर्जा है निकाय है वो उसकी कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत ही रहेगा।